चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परावर्तन के नियम को समझेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले समझिए, यह एक परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? यह एक परावर्तक पृष्ठ है और ये एक अभिलंब है। जब कोई प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो जब कोई प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होते हैं तो वो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से फिर वह परावर्तन के पश्चात बाहर निकल जाती है। इसको बोलते हैं, ये होता है आपतित किरण, ये होते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये इसको इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण और इस एंगल को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा क्या बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों का तल एक ही होगा। तो ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्या? परावर्तित किरण। तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण आपस में प्रतिच्छेद करती है या करती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं बोलिए? पहला प्रतिबिंब आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण आपस में प्रतिच्छेद करेगी, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और एक आपका टॉपिक है आभासी प्रतिबिंब। एक आपका है आभासी प्रतिबिंब। इसको अगर आपको इसका अगर डेफिनेशन लिखना तो क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण आपस में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिच्छेद करता है और इसमें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ये हमेशा सीधा होता है। तो एक ही पॉइंट है, इसमें प्रतिच्छेद करेगी। कौन सा? दो या दो से अधिक परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करेगा और इसमें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगा। प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होगा। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब का दो टाइप, वास्तविक और आभासी। वास्तविक उल्टा होता है और आभासी सीधा होता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो हम लोग दोनों को पहले देख लेते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ये दोनों ही गोलीय पृष्ठ से बना है, गोलीय दर्पण से बना है। सॉरी, ये दोनों ही गोलीय दर्पण से बना है। ठीक है, ये दोनों ही गोलीय दर्पण है। जब हम गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ को पेंट करेंगे, जब हम गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ को पेंट करेंगे, उसको बीच से काटेंगे तो इससे बनेगा मेरा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पेंट क्या होता है और अंदर के पृष्ठ में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? दर्पण का अंदर वाला पृष्ठ पेंट क्या हो रहा है, यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला होता है। ठीक है, सॉरी, परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला होता है, अंदर वाला पेंट क्या हुआ रहता है। तो जैसे ये वाला हो गया, देखिए ये जो दो दर्पण है, तो इसका अंदर का हिस्सा पेंट क्या हुआ है और बाहर का हिस्सा में क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये होता है उत्तल दर्पण, ये होता है अवतल दर्पण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। हर एग्जाम में झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2 नंबर या 3 नंबर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किन किन जगहों पर बनेगा, उनका हमको क्या खींचना है? किरण आरेख।
तो ध्यान से देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण। इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण में जो एक रेखा जाती है, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष। ये हो गया जिस बिंदु पर अपतन बिंदु कटती है, इस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? हम ध्रुव। इसको हम पी द्वारा दिखाते हैं। अच्छा, ये जो दर्पण है, ये गोलीय दर्पण का ही ना हिस्सा है। तो इस गोलीय दर्पण में कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा। उस त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। यह जिस गोले का बना है उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से पोल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच क्या होते हैं? फोकस। तो यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये सब चीज आप लोग को पता है, इसको कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये हो गया फोकस दूरी। ये क्या है? यह इस गोलीय दर्पण का केंद्र है, इसलिए क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। अच्छा, तो आप एक ध्यान दीजिएगा कि एक अवतल दर्पण, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये क्या है? एक अवतल दर्पण, ठीक है। यह एक अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं? इस अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, P और F के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं। हम लोग के पास कितना कंडीशन है इस दर्पण में वस्तु को रखने का? तो सबसे पहले P और F के बीच रख सकते हैं। दूसरा है हम इसको फोकस में रख सकते हैं। तीसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। चौथा हम इसको वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। पांचवा मेरा पोजीशन है, इसको वक्रता केंद्र से बाहर रख सकते हैं। और छठा पोजीशन है, इसको हम अनंत पर किसी भी बिंदु पर हम रख सकते हैं। तो एक अवतल दर्पण में 6 जगह पर हम बीम रख सकते हैं, तो 6 जगह पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये एक अवतल दर्पण का एक कंडीशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट याद करना है। सबसे पहले आपको एक चार्ट याद करना है अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का, ठीक है। ठीक, तो क्या चार्ट याद करना है? हम एक चार्ट आपको लिखा दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको प्रतिबिंब का क्रियादायक बनाने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। चलिए, इधर हम लिखेंगे बीम की स्थिति, बीम की स्थिति, इधर लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। ये हो गया बीम की स्थिति, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत। कहां बनेगा? अनंत पर। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, ठीक है। बीम को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत में। बीम को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु F और C के बीच है, आप लोग को जो मैंने अभी फिगर बनाया उसके हिसाब से लोग देखिएगा, जब वस्तु F और C के बीच हो तो इसका इमेज कहां बनेगा? C के बाहर, ठीक है। और जब वस्तु C के बाहर हो, जब वस्तु C के बाहर हो तो उसका इमेज कहां बनेगा? F और C के बीच, ठीक। और लास्ट है जब वस्तु F और P और F के बीच हो, जब वस्तु P और F के बीच हो तो इसका इमेज कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये C का C पर बनेगा। इसका अगर याद कर लेते हैं ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और लास्ट में सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लास्ट में ये पॉइंट आपको याद रखना है।
तो एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, अभी आपको हम समझाएंगे कैसे होता है। तो एक अवतल दर्पण में ये जो 5 कंडीशन दिया हुआ है, ये जो 5 कंडीशन दिया हुआ है, ये पांचों कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक होगा तो उल्टा होगा करेगा। तो इन पांचों कंडीशन में क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। और इस कंडीशन में यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। इसी कंडीशन में सिर्फ क्या बनता है? अवतल दर्पण में आभासी और सीधा कहां बनता है? पी और एफ के बीच। और बाकी जो 5 पोजीशन वो क्या बनाता है? वास्तविक और उल्टा। बस अब इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एक अवतल दर्पण में। एक अवतल दर्पण में जब हम किरण आरेख को खींचेंगे तो उसका कुछ नियम है, उस नियम को हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला नियम, आप लोग इसको हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट किया हुआ है तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये एक अवतल दर्पण है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और उसका आधा हो गया फोकस, ठीक। तो पहला नियम ये कहता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई किरण, ये किरण है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर परावर्तित हो या दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात, जब, ध्यान रखिएगा, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये दो किरण क्या आपस में समांतर है, तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो आपतित होने के बाद क्या होगा? परावर्तित होगा। तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा, तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। यह पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, यह हो गया दूसरा नियम, ये वक्रता केंद्र हो गया, यह हो गया फोकस। दूसरा नियम यह कहता है कि जब कोई किरण फोकस से गुजरेगा, जब कोई किरण फोकस से आपतित होकर इस दर्पण पर गिरेगा तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब कोई किरण फोकस से दर्पण पर गिरेगा तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी इसका उल्टा, ठीक है। चलिए तीसरा केस हम लोग जानते हैं। तीसरा केस क्या होगा? ये एफ है, ये सी है। तीसरा केस ये कहता है कि जब कोई किरण ध्रुव पर आपतित होगा तो जितना एंगल से यहां आपतित हो रहा है, परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल से बाहर परावर्तित हो जाएगा। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल ये कहता है, चौथा रूल ये कहता है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये है फोकस। चौथा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, तो अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो इधर से आपतित हो रहा है और इसी रास्ते से परावर्तित हो जाएगी, मतलब इधर से लाइट जा रहा है, परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लाइट वापस आ जाएगी। तो एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए ये 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आप करेंगे इसके पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण में किसका कर रहे हैं? हम लोग अवतल दर्पण का कर रहे हैं, अवतल दर्पण का। पहला कंडीशन, जब वस्तु फोकस करो, चलिए पहला करते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो। वस्तु को कहां रखना है हमको? फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। तो पहला है किरण इस तरह से फोकस पर वस्तु को रखे हैं, यहां से किरण आपतित हुआ, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? फोकस से गुजरेगा। नियम नंबर 1, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई किरण ध्रुव पर गिरेगा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया परावर्तित किरण। तो जब कोई किरण ध्रुव पर गिरेगा तो जितना एंगल से गिरेगा
उतना ही एंगल से ये वापस बाहर निकलेगा, उतना ही एंगल से बाहर निकलेगा। तो अब बोलिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस जगह पर बनेगा कि अनंत पर बनेगा? तो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, अनंत पर। अब बोलेगा सर यहाँ पर दो लाइन जो प्रतिच्छेद कर रहा था, प्रतिबिंब क्यों नहीं बनेगा? इस पॉइंट पर प्रतिबिंब इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यह आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो परावर्तित किरण आपस में प्रतिच्छेद करें। लेकिन इसमें क्या परावर्तित किरण प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है इसमें। तो ये कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिससे आपको बताएं ये अनंत पे जाके कटेगा। कहां पर ये कटेगा, यह अनंत पर जाके कटेगा, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो जब वस्तु फोकस पर, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ये अनंत पर जाके कटेगा। तो अगर ये अनंत पर जाके कटेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत। प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति ये कटेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। तो प्रतिच्छेद करेगा तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक। एवं अगर वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा। और तीसरा आपको निकालना होता है स्थिति, प्रकृति, और अगर आपको साइज दे दे, क्या दे दे, साइज। अगर एग्जाम में सिर्फ आपको ये पूछे कि प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए, तो आप ऐसा बना के छोड़ दीजिएगा, खाली स्थिति लिख के छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज तीनों लिखिए, तो आपको ये तीन लिखना होगा। साइज क्या होगा बोलिए, तो अगर कोई चीज फोकस पर है तो जितना सामने होगा कोई चीज, उसका इमेज उतना बड़ा होगा। तो साइज, तो इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो पेज है, इसको हम आंख के पूरा सामने ले जाएंगे, तो उसका इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। पर ये क्या लगेगा कि बहुत बड़ा है। इसी को अगर हम दूर में ले जाएंगे तो इस क्या लगेगा, ये कागज छोटा लगेगा। तो वस्तु जितना सामने होगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, वस्तु जितना दूर में होगा प्रतिबिंब उतना छोटा मिलेगा। तो वस्तु सामने था और प्रतिबिंब अनंत पे जाके बहुत दूर में बनेगा, इसलिए क्या होगा, बीम से बड़ा, बीम से बहुत बड़ा, बीम से बहुत बड़ा। ये होगा साइज। ठीक है, पहला कंडीशन कौन सा कंडीशन में, जब वस्तु फोकस पर हो। अब आएंगे हम लोग दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा। ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो इस तरह से गिरेगा लाइट, अनंत पर होगा तो इस तरह से लाइट आएगा दर्पण पर, आपतित होगा और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। एक दूसरा लाइट आएगा इस तरह से, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। तो आप बोलिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा कि यहां बनेगा? तो प्रतिबिंब इस जगह पर बनेगा। यहां पर आपतित किरण है और परावर्तित है, और इस जगह पर यह भी परावर्तित किरण है और यह भी परावर्तित किरण है। तो जो जब परावर्तित किरण आपस में मिलते हैं तो प्रतिबिंब वहां बनते हैं। तो इस कंडीशन प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अच्छा, यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। और साइज क्या होगा, तो मैंने अभी आपको समझाया कि वस्तु जितना दूर में होगा साइज उतना छोटा होगा। तो यहां पर साइज क्या होगा, बीम से बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु क्या है, अनंत पर है, मतलब बहुत दूर में है, तो उसका साइज क्या लगेगा, छोटा लगेगा। क्या लगेगा, छोटा लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं तीसरा कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र, सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिए, यह है फोकस, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु अब कहां पर है, इस जगह पर है। तो यहां से एक लाइट जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने चार्ट क्यों याद कराया आपको। चार्ट याद करने का मतलब ये है कि परीक्षा में आपका इमेज सही ढंग से बनेगा। तो आपको ये चीज अब पता चल गया कि अगर वस्तु सी पर है तो उसका इमेज भी कहां बनेगा, सी पर बनेगा। उसका इमेज भी कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर। तो हम एक स्केल के सहायता से हम जब बनाएंगे कॉपी में, एक स्केल लेके इस डॉट के सामने एक डॉट बना देंगे, इस डॉट के सामने एक डॉट हम बना देंगे। ठीक है, अब ये क्या करना है, अब दूसरा किरण कहां लेना है, इसके ध्रुव पर।
कहाँ लेना है, इसके ध्रुव पर, और ध्रुव से फिर इस किरण को काट देना है। ठीक है, देखिए जितना एंगल से आपतित होगा परावर्तित भी उतना ही एंगल से होगा, तो इसको हम मिला देंगे। तो ये ए बी मेरा क्या हो गया, वस्तु, और ए डैश बी डैश क्या हो गया मेरा, प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या हो गया मेरा, प्रतिबिंब। यह एक परावर्तित किरण है, और ये देखिए यहां से गया ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात दो परावर्तित किरण आपस में मिल रहा है, इस जगह पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, सी। यहाँ पर भी कट रहा है, इसलिए वास्तविक एवं उल्टा होगा। और साइज क्या होगा, देखिए सी पर था, सी पर ही बन रहा है, तो साइज क्या होगा इसका, समान। साइज क्या होगा इसका, समान। साइज क्या होगा इसका, समान। चलिए अब चौथा कंडीशन है, जब वस्तु F और C के बीच हो, जब वस्तु F और C के बीच, जब वस्तु F और C के बीच हो। जब वस्तु F और C के बीच हो, तो देखिए F और C कहाँ है, यहाँ पर है। तो वस्तु F और C के बीच है, अभी आपको मैंने चार्ट में बताया कि जब वस्तु F और C के बीच हो तो इमेज कहाँ बनेगा, C के बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक वस्तु को रखे हैं, मुख्य के समांतर किरण जाएगी, ये कटेगा यहाँ, ये परावर्तन के पश्चात यहाँ आएगा, एक किरण को हम ध्रुव पे डालेंगे, जितना एंगल से ये आपतित होगा परावर्तन के पश्चात उतना एंगल से बाहर आएगा। तो अब देखिए C के बाहर बनेगा ना इमेज, तो C के बाहर कहीं एक डॉट ले लीजिए, और इस किरण को वहां से लाके मिला दीजिए। तो जितना एंगल से आपतित होगा परावर्तन का पश्चात भी एंगल उतना ही होगा। तो ये एक परावर्तित किरण, ये एक परावर्तित किरण, किस जगह पर कटा, इमेज यहां बनेगा, इमेज यहां बनेगा। तो इमेज कहां बनेगा, सी के बाहर, सी के बाहर। यहां भी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब, यहां भी प्रतिबिंब पूर्ण रूप से प्रतिशत कर रहा है, इसलिए प्रतिबिंब का साइज क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। और साइज क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सी को आप रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सी आपका रेफरेंस पॉइंट है। सी के भीतर जितना भी वस्तु होगा, सी के भीतर जितना भी वस्तु होगा उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी के भीतर जितना भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सी के बाहर जब वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो यहां पर वस्तु कहां है, सी के अंदर, वस्तु कहां है मेरा, ए बी कहां है, सी के अंदर है, और इमेज बन रहा है कहां, सी के बाहर। अगर इमेज प्रतिबिंब सी के बाहर बन रहा है तो बीम क्या होगा, बीम से बड़ा होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होगा, बीम से बड़ा, प्रतिबिंब क्या होगा, बीम से बड़ा होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और चौथा है, सॉरी पांचवा है, जब वस्तु सी के बाहर हो, जब वस्तु सी के बाहर हो, तो जब वस्तु सी के बाहर हो तो ध्यान दीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव है, यह फोकस, यह वक्रता केंद्र। अब वस्तु सी के बाहर है तो वस्तु यहां पर है, तो सी के बाहर है तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच। ये किरण यहां खींचेंगे, अपवर्तन के पश्चात इधर जाएगा, फोकस से गुजरेगा, दूसरा किरण ध्रुव पर आपतित होगा। तो जितना एंगल से आपतित होगा, जितना कोण से यहाँ गिरेगा उतना कोण से निकलेगा, और इमेज बनना है आपका सी और एफ के बीच। यहाँ पर डॉट दे दीजिएगा और इस किरण को यहाँ पर जाके मिला दीजिएगा, ये हो गया एंगल आर। इस पॉइंट पर मिल रहा है इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ था, यहाँ पर था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु सी के बाहर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। अच्छा, यहां भी कट रहा है इसलिए वास्तविक एवं उल्टा होगा। और साइज क्या होगा, साइज तो अभी मैंने आपको बताया कि जब वस्तु सी के बाहर हो, जब वस्तु सी के बाहर हो, जब वस्तु सी के बाहर हो
तो उसका प्रतिबिंब छोटा होगा। तो वस्तु सी के बाहर है तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा, तो बीम से छोटा होगा, बीम से छोटा होगा, बीम से क्या होगा, छोटा। तो ये आपका 5 कंडीशन हो गया। और आपका जो लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग होगा बाकियों से। जब वस्तु P और F के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस, ये ध्रुव है ये फोकस है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ठीक, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, वस्तु को यहां रखना है। अब ये इस जगह पर P और F के बीच है, इधर ये आपतित हो रहा है, तो परावर्तन के पथ कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा ये, फोकस से। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये ऐसा हो गया। दूसरा किरण क्या होगा, तो आप ऐसा ले सकते हैं कि सी से, देखिए इसको, इस पॉइंट को मिला कर लेना है आपको, ठीक है। सी से जाएगा और जितना एंगल से जा रहा है परावर्तन के पश्चात, सॉरी जिस रास्ता से जा रहा है परावर्तन के पश्चात उसी रास्ता से वापस आ जाएगा। इसको जब हम आगे मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर मिलेगा। ये हो गया आपका ए डैश और बी डैश। ये क्या हो गया आपका ए डैश और बी डैश। तो बीम कहां पर था मेरा, पी और एफ के बीच। प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा, पी और एफ के बीच वस्तु लिए, आपतित हुआ और परावर्तित हो गया, इसको हम पीछे ले गए। दूसरा नियम क्या नियम, दूसरा नियम हम ये पढ़ाए थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से, जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ता से वापस आएगा। तो इधर से गया उसी रास्ता से वापस आ गया। जब इसको हम पीछे मिलाएं तो दोनों इस बिंदु पर मिल गया। अब बताइए स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। उसके बाद क्या है, प्रकृति क्या होगा। तो देखिए ये डॉट डॉट लाइन क्या बता रहा है कि ये पूरा पूरी नहीं कटा, ये आभासी रूप से कटा है, इसलिए क्या बनेगा, आभासी। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आप देख भी सकते हैं वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तीसरा है साइज। तो साइज क्या होगा इसका, साइज होगा बीम से बड़ा, साइज होगा बीम से बड़ा, साइज क्या होगा, बीम से बड़ा, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपका, ये आपका अवतल दर्पण का 5 कंडीशन आपको मैंने पढ़ा दिया। अब देखिए, अब उत्तल दर्पण में भी 2 कंडीशन आता है। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बीम को रखने का 2 कंडीशन है। एक है अनंत पर, एक है मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर, ठीक है। तो वो दोनों आप लोग के एग्जाम में कभी आया भी नहीं और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए अगर आप अपने से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा। और लेकिन तो यहां पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में आप दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, आभासी और सीधा, लेकिन ये क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा। जो भी बीम है उससे छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में 5 केस में क्या होता है, वास्तविक का उल्टा। और पी और एफ के बीच जो होता है, पी और एफ के बीच, इसमें क्या होता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। किंतु ये क्या होता है, बीम से बड़ा, बीम से बड़ा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि अगर वस्तु आभासी और सीधा है और बीम से बड़ा है तो कौन सा दर्पण में होगा वो। अगर वस्तु आभासी एवं सीधा है और बीम से बड़ा है तो किस दर्पण में ये होगा, तो ये किस में होगा, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी और सीधा होगा लेकिन वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आभासी और सीधा दिया हुआ है और बीम का साइज दिया हुआ है, अगर बड़ा दिया हुआ है तो अवतल दर्पण होगा, छोटा दिया हुआ है तो उत्तल दर्पण होगा।
या आभासी और सीधा के केस में होगा। और अगर वस्तु वास्तविक एवं उल्टा है तो आंख मूंद के हमको उसको अवतल दर्पण में मारना है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आज हम वीडियो को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके, अच्छा चलिए एक और चीज पढ़ा देते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या क्या इसका उपयोग है। तो इसका उपयोग क्या कहा जाता है, टॉर्च लाइट में क्या आता है, टॉर्च सर्च लाइट में क्या आता है, इसका उपयोग टॉर्च सर्च लाइट में किया जाता है। दूसरा, वाहनों के अग्रदीप के रूप में किया जाता है। जो हेडलाइट जो है, वाहनों के हेडलाइट में इसका, इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप मतलब वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा, सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा कि इस अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च सर्च लाइट में किया जाता है, या टॉर्च में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, और दंत विशेषज्ञ दांत को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, दंत विशेषज्ञ दांत को देखने के लिए इसका उपयोग करता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में होता है। वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में होता है। दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा क्या होगा बताइए। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, टॉर्च के सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है, वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है, सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है, दंत विशेषज्ञ दांत को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में कहाँ होता है इसका उपयोग, इसका उपयोग वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कहाँ किया जाता है, और एक दो पॉइंट है, आप लोग किताब से खोज के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमको इसका एक दो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको किताब में देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।